हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीडीपी के पेपर सेकंड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में सॉल्व करवा रही हूँ। तो ये जो पेपर है ये सितंबर 2014 वाला पेपर है। सितंबर 2014 वाला ये पेपर है और इसके पहले फरवरी 2014 वाले पेपर के सीडीपी के क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। यानी 2014 में 2 पेपर हुए, एक फरवरी में और एक सितंबर में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लिखा है, शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे। पहला विकल्प है कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग यानी जांच करते हैं। दूसरा है विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। तीसरा है विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करें। और चौथा विकल्प है इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र के विकास में हो। तो शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य यह बताता है कि सामग्री को डिजाइन करना, असाइनमेंट बनाना, छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, छात्रों को परामर्श देना और अनुशासन बनाए रखना। तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कठोर अनुशासन वाला तो पहले ही काट दीजिए। विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करें। तो बच्चों की जो विकासात्मक अवस्था है अलग अलग है, तो समान रूप से व्यवहार ये भी गलत हो जाएगा। इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र के विकास में हो, तो ये भी गलत है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जब भी आप पेपर सॉल्व करें तो विकल्प को ध्यान से पढ़ें और समझें। विकल्प की जो भाषा है और जो उसकी अर्थ है वो समझने का प्रयास करें, तो आपका प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न है शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक। पहला विकल्प है उन्हें शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप ना पढ़ाया जाए। दूसरा है उन्हें यह पता ना हो कि जो तथ्य उन्हें पढ़ाए गए हैं निकट भविष्य में उनका परीक्षण किया जाएगा। तीसरा है वे सीखने के लिए तैयार ना हों। और चौथा है दैनिक आधार पर घर में उनके माता पिता विद्यालय में उनके सीखने के बारे में नहीं पूछेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि सीखने का अर्थ क्या होता है। तो व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन जो पर्यावरण के साथ अनुभव के परिणाम स्वरूप होता है। सीखना ज्ञान प्राप्त करने, जानकारी को याद रखने की एक प्रक्रिया है ताकि इसे जीवन स्थितियों पर लागू किया जा सके। अब प्रश्न में पूछा गया है कि शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक वे सीखने के लिए तैयार न हो। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यदि शिक्षार्थी सीखने के लिए तैयार नहीं है तो शिक्षक चाहे जितनी भी कोशिश करे उसे सिखा नहीं सकता। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है। पहला विकल्प है प्रकृति, दूसरा है पोषण, तीसरा है अनुकूलन और चौथा है पाठ संशोधन। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो है अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है और यह पोषण पर बल देता है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है। पहला विकल्प है उद्दीपन व प्रतिक्रिया, दूसरा है लिंगी व प्रसुप्ति स्तर, तीसरा है उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर और चौथा है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। तो मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया और यह बल देता है उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर पर। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? पहला विकल्प है चार्ल्स डार्विन, दूसरा विकल्प है B.F. स्किनर, तीसरा विकल्प है यूरी ब्रोनफेनब्रेनर और चौथा विकल्प है लेव वाइगोत्स्की। तो बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, यह मानते हैं लेव वाइगोत्स्की। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ये एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने तर्क दिया है कि संस्कृति एक सामाजिक संदर्भ प्रदान करती है जिसमें लोग रहते हैं, बढ़ते हैं और अपने आसपास की दुनिया को समझते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आप एक शिक्षिका या शिक्षक के रूप में रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं। इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं निम्नलिखित में से किस स्तर पर होंगे? पहला विकल्प है पारंपरिक स्तर, दूसरा है पूर्व पारंपरिक स्तर, तीसरा है उत्तर पारंपरिक स्तर और चौथा है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने वाला स्तर। तो अमेरिकन मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव दिया और उन्होंने 3 स्तर और प्रत्येक स्तर में 2 चरण बताए। कौन कौन से स्तर हैं? पूर्व पारंपरिक स्तर, दूसरा है पारंपरिक स्तर और तीसरा है उत्तर पारंपरिक स्तर। इस प्रश्न में तीसरा विकल्प सही है क्योंकि जो उत्तर पारंपरिक स्तर है नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों को परिभाषित करने का एक स्पष्ट प्रयास इसमें किया गया है जो समूहों या व्यक्तियों के अधिकार के अलावा वैधता और आवेदन है। तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उत्तर पारंपरिक स्तर। ये आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा और इससे आपको एक प्रश्न जरूर मिलेगा। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? पहला विकल्प है शिक्षक सूचना और प्राधिकार के प्रवर्तक होते हैं, दूसरा है ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है, तीसरा है अधिगम तथ्यों के एकत्रीकरण और कौशल में प्रवीणता के साथ सीधे मार्ग पर चलता है और चौथा है परीक्षा मानदंड संदर्भित और बाह्य है। तो प्रगतिशील शिक्षा की जो अवधारणा है वह जॉन डीवी ने दी, मैंने आपको कई बार बताया। इसमें पूछा गया है कि प्रगतिशील शिक्षा किस कथन से संबंधित है, तो दूसरा विकल्प इसमें सही है ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है? पहला विकल्प है अंतर्वैयक्तिक, दूसरा है भाषिक, तीसरा है गतिक और चौथा है अंतरावैयक्तिक। तो बहुबुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया हार्वर्ड गार्डनर ने। इसमें पूछा गया है कि एयरफोर्स पायलट बनने के लिए कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है, तो गतिक बुद्धि की आवश्यकता है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है। पहला विकल्प है आनुवंशिक बुद्धि, दूसरा है उत्पादन बुद्धि, तीसरा है सामान्य बुद्धि और चौथा है वैश्विक बुद्धि। तो चार्ल्स स्पीयरमैन ने बुद्धि के सिद्धांत को द्विकारक सिद्धांत के रूप में बताया। स्पीयरमैन ने देखा कि जो बच्चे एक विषय में अच्छा प्रदर्शन करते हैं वे अन्य विषयों में भी अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। इस अवलोकन ने उन्हें यह प्रस्तावित करने के लिए प्रेरित किया कि एक सामान्य कारक है जो आपकी सभी गतिविधियों को प्रभावित करता है। तो यह जो कारक है वह है सामान्य बुद्धि। तीसरा विकल्प इस प्रश्न में सही हो जाएगा। जो स्पीयरमैन की परिभाषा में जो कारक जी है वह है सामान्य बुद्धि। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? पहला विकल्प है साभिप्राय व्यवहार, दूसरा है वस्तु स्थायित्व, तीसरा है समस्या समाधान और चौथा है प्रयोग करना। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का प्रतिपादन किया और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की
4 अवस्थाएं बताई। तो ये मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में भी बताई थी। इस प्रश्न में दूसरा विकल्प सही होगा, वस्तु स्थायित्व। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है? पहला विकल्प है विद्यालय में पुरुष और महिला शिक्षकों की संख्या की तुलना। दूसरा है कक्षा 12 में लड़कों और लड़कियों द्वारा समान संख्या में प्राप्त विशिष्ट योग्यता। तीसरा है कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या की तुलना। और चौथा है क्या छात्राओं को विद्यालय से बाहर आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अनुमति दी जाती है? तो लिंग समानता का मानदंड पूछा गया है। तो लिंग एक सामाजिक संरचना है, ये आपको याद रखना है। इस प्रश्न में तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या की तुलना। ये लिंग समानता का मानदंड है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वैयक्तिक अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किसमें करता है? पहला विकल्प है पिछड़े शिक्षार्थियों के साथ कठोर परिश्रम करने की निरर्थकता को समझने में, क्योंकि वे बाकी कक्षा के समान कभी नहीं हो सकते। दूसरा है वैयक्तिक अंतरों को शिक्षार्थियों की असफलता की स्वीकृति या उत्तरदायी ठहराने में। तीसरा है सभी शिक्षार्थियों के समान रूप से लाभ पहुंचाने के लिए अपनी प्रस्तुति शैली को एक रूप बनाने में। और चौथा है सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उसके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। अब पहले में लिखा है कि कठोर परिश्रम करने की निरर्थकता को समझने में, क्योंकि वे बाकी कक्षा के समान कभी नहीं हो सकते। ये तो पहले ही गलत है। असफलता की स्वीकृति व उत्तरदायी ठहराने में ये भी गलत हो जाएगा। सभी शिक्षार्थियों को समान रूप से लाभ पहुंचाने के लिए अपनी प्रस्तुति शैली को एक रूप बनाने में ये भी गलत है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उसके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में, क्योंकि वैयक्तिक अंतर जो है शिक्षार्थी किस प्रकार से सीखेंगे ये शिक्षकों को ज्ञान कराते हैं। इसीलिए वैयक्तिक अंतरों का ज्ञान शिक्षकों को होना बहुत आवश्यक है। तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सीखने के लिए आकलन। पहला विकल्प है अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। दूसरा है अलग करने और रैंक देने के प्रयोजन के लिए किया जाता है। तीसरा है ग्रेड्स को पूरी तरह से महत्व देने पर बल देता है। और चौथा है विशिष्ट होता है और अपने आप में की गई आकलन गतिविधि है। तो मूल्यांकन जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मूल्यांकन से यह पता चलता है कि सीखने वालों के द्वारा महारत के वांछित स्तर को प्राप्त नहीं किया गया या नहीं, तो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को दोहराया जा सकता है। तो इस प्रश्न में पहला विकल्प सही हो जाएगा। सीखने के लिए आकलन अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं विद्यालय आधारित आकलन। पहला विकल्प है परिणामों की अपेक्षा परीक्षा तकनीकों पर केंद्रित है। दूसरा है क्या आकलित किया जाएगा इस पर शिक्षार्थियों को कम नियंत्रण प्रदान करता है। तीसरा है रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है। और चौथा है परीक्षा के लिए शिक्षण को बढ़ावा देता है, क्योंकि उसमें निरंतर परीक्षण होता है। तो विद्यालय आधारित मूल्यांकन या आकलन रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कक्षा में शिक्षार्थियों से कहा गया कि वे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं। इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य की विविध शिल्प कृतियों को संयोजित करें। यह किस प्रकार की गतिविधि है? पहला विकल्प है निबंधात्मक आकलन। दूसरा है घटनावृत्त अभिलेख। तीसरा है समस्या समाधान आकलन। और चौथा है पोर्टफोलियो आकलन। तो कक्षा में शिक्षार्थियों से कहा गया कि वे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं। इसे दर्शाने के लिए नोटबुक में अपने कार्य की विविध शिल्प कृतियों को संयोजित करें। तो यह गतिविधि है पोर्टफोलियो आकलन। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब ये क्या होता है? तो पोर्टफोलियो आकलन एक विशिष्ट विषय क्षेत्र में छात्र के ज्ञान
कौशल और दृष्टिकोण की वृद्धि की निगरानी करने के लिए शिक्षक और छात्र द्वारा उपयोग किए गए साक्ष्यों का एक व्यवस्थित और संगठित संग्रह होता है। और यह जो है एक छात्र के सबसे अच्छे काम का दस्तावेज होता है। यहाँ पर इसी प्रकार से कहा गया है, तो यह पोर्टफोलियो आकलन होगा, क्योंकि इसमें कहा गया है कि अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं, एक नोटबुक में अपने कार्य की विविध शिल्प कृतियों को संयोजित करें, तो यह संग्रह ही होता है। तो पोर्टफोलियो आकलन इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय। पहला विकल्प है लड़कियों और अलाभान्वित वर्गों के लिए शैक्षिक अवसरों को समान करता है। दूसरा है वंचित वर्ग के बच्चों के जीवन को सामान्य करता है, जो इन बच्चों के समुदायों और अभिभावकों के साथ विद्यालय के संबंध को बढ़ा रहा है। तीसरा है विज्ञान मेला और प्रश्नोत्तरी जैसी गतिविधियों में अलाभान्वित वर्ग के बच्चों को भागीदार बनाता है। और चौथा है दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे अलाभान्वित बच्चों को दबाएं नहीं और उन्हें नीचा ना दिखाएं। तो विद्यार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय जो है दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे अलाभान्वित बच्चों को दबाएं नहीं और उन्हें नीचा न दिखाएं। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए एक दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकार से निपटने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। पहला विकल्प है अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार, दूसरा है डिस्फेजिया, तीसरा है संवेदी एकीकरण विकार और चौथा है एकाग्रता ह्रास अतिक्रियाशील विकार। तो एकाग्रता ह्रास अतिक्रियाशील विकार इस प्रश्न का उत्तर है। यह जो विकार है यह उभयनिष्ठ बचपन के विकारों में से एक है और किशोरावस्था और वयस्कता के माध्यम से जारी रह सकता है। लक्षणों में ध्यान केंद्रित करने और ध्यान देने में कठिनाई शामिल है, व्यवहार को नियंत्रित करने में कठिनाई और अति सक्रियता, तो ये सब इसके लक्षण हैं। तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चे को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है। पहला विकल्प है मनोगत्यात्मक, दूसरा है पर्यावरणीय, तीसरा है जीव वैज्ञानिक और चौथा है व्यवहारवादी। तो प्रश्न में कहा गया है कि कौन सा उपागम अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चे को उसके आसपास के लोगों, तो यहीं से आप समझ गए होंगे, आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है, तो वह है पर्यावरण। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेंजुली प्रतिभाशाली की अपनी परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। पहला विकल्प है 4 पंक्तिय यानी टियर, दूसरा है 4 स्तरीय, तीसरा है त्रिवृत्तीय और चौथा है त्रिमुखी। तो इस प्रश्न में तीसरा विकल्प सही है, त्रिवृत्तीय। तो रेंजुली की त्रिवृत्तीय प्रतिभाशालिता की अवधारणा गर्भाधान के बाद से दुनिया भर के विद्यालय और शैक्षणिक संस्थानों में व्यापक रूप से उपयोग की गई है। यह 3 मानवीय लक्षणों के 3 बुनियादी समूहों, औसत क्षमता से ऊपर, कार्य प्रतिबद्धता का एक उच्च स्तर और रचनात्मकता का उच्च स्तर के बीच परस्पर प्रभाव पर आधारित है। तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए। पहला विकल्प है अभिक्षमता को कौशल के रूप में समझना सही है, दूसरा है प्रगति के निरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है, तीसरा है शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए जैसे शिक्षार्थी में बदलाव आता है, और चौथा है शिक्षक को पहल करनी चाहिए और समस्या समाधान में
मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। तो प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए जैसे शिक्षार्थी में बदलाव आता है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की विशेषताएं मैंने आपको जो पेपर फर्स्ट के CDP के क्वेश्चन करवाए हैं उनमें मैंने आपको कई बार बताई हैं, तो आप लोगों ने वो वीडियो देखी होंगी तो आपको पता होगी। अगला प्रश्न है, अधिगम नियोग्यता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त है? पहला विकल्प है व्यक्ति यानी केस अध्ययन, दूसरा है घटनावृत्त अभिलेख यानी वास्तविक रिकॉर्ड, तीसरा है व्यवहार रेटिंग स्केल और चौथा है संरचित व्यवहार परक अवलोकन। तो अधिगम नियोग्यता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करना है तो जो सबसे अच्छी पद्धति है वह है संरचित व्यवहार परक अवलोकन। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसमें क्या होता है, नियोग्य बच्चे की जानकारी दर्ज की जानी चाहिए, तथ्यों का चयन और उनकी अधिगम की प्रक्रिया के अवलोकन की शर्तों का मानकीकरण, शिक्षक को स्थिति के बारे में पता होना चाहिए और दर्ज करने के लिए एक विशिष्ट योजना तैयार करने की इसमें आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिगम नियोग्यता वाले शिक्षार्थियों द्वारा एक पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के अवसरों को बढ़ाने का सबसे सही तरीका है। पहला विकल्प है इस तरह के शिक्षार्थियों की कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करना, दूसरा है इस तरह के शिक्षार्थियों से उच्च अपेक्षाओं को बनाए रखना, तीसरा है विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना जिससे सभी संदर्भों में लागू किया जा सके, और चौथा है इन बच्चों को अपने लक्ष्यों का निर्धारण करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो अधिगम नियोग्यता वाले शिक्षार्थियों द्वारा एक पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के अवसरों को बढ़ाने का सही तरीका पूछा गया है, तो विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना जिसे सभी संदर्भों में लागू किया जा सके। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार पहला विकल्प है संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, दूसरा है बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते, तीसरा है यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं, और चौथा है स्वनिर्देशित वाक सहयोग का निम्नतम स्तर है। तो वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ये मनोवैज्ञानिक रूस से थे, यानी रूस से इनका संबंध था, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा है व्याख्या, अनुमान अथवा नियंत्रण प्राकल्पना के लक्ष्य हैं। पहला विकल्प है पारंपरिक तर्कणा, दूसरा है आगमनात्मक तर्कणा, तीसरा है निगमनात्मक तर्कणा और चौथा है वैज्ञानिक पद्धति। तो व्याख्या, अनुमान और नियंत्रण ये हैं वैज्ञानिक पद्धति के लक्ष्य हैं। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा 7 का शिक्षार्थी गणित में त्रुटियां करता है, एक शिक्षक के रूप में आप पहला विकल्प है शिक्षार्थी को सही उत्तर उपलब्ध कराएंगे, दूसरा है शिक्षार्थी को कैलकुलेटर का प्रयोग करने की अनुमति देंगे, तीसरा है शिक्षार्थी से कहेंगे कि वह विकल्पात्मक पद्धति का प्रयोग करे अथवा स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा करे, और चौथा है शिक्षार्थी को दिखाएं कि त्रुटि कहाँ थी और शिक्षार्थी को उसे दोबारा करने के लिए कहेंगे। तो कक्षा 7 का विद्यार्थी है और गणित में त्रुटियां कर रहा है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, शिक्षार्थी से कहे कि वह विकल्पात्मक पद्धति का प्रयोग करे और स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा करे। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है? पहला विकल्प है अंतरावैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक बुद्धि, दूसरा है प्राकृतिक बुद्धि, तीसरा है चाक्षुष स्थानिक बुद्धि और चौथा है अस्तित्वपरक बुद्धि। तो बहुबुद्धि सिद्धांत जो है वह संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है? तो वह है अंतरावैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक बुद्धि। पहला विकल्प इस प्रश्न का
उत्तर हो जाएगा। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? हार्वर्ड गार्डनर ने। ये भी आपको याद रखना है, मैं हर बार बताती हूँ जब भी बहुबुद्धि से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है। अगला प्रश्न है, संवेग के मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया गया? पहला विकल्प सनिष्ठ भावना है और वह अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है। दूसरा है, संवेग न केवल वैयक्तिक शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं। तीसरा है, संवेग उत्तेजना और संज्ञानात्मक व्याख्या के जटिल पैटर्न होते हैं। और चौथा है, संवेगात्मक प्रक्रिया में शारीरिक के साथ साथ मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं शामिल हैं। तो इसमें पूछा गया है कि संवेग के मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया गया है? तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है, संवेग न केवल वैयक्तिक शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न है, राजेश गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है। उसका आंतरिक बल जो उसे उस समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है के रूप में जाना जाता है। पहला विकल्प है प्रेरक, दूसरा है व्यक्तित्व विशेषक, तीसरा है संवेग और चौथा है प्रत्यक्षण। तो इस प्रश्न में पहला विकल्प सही हो जाएगा, प्रेरक, या इसे ही कहते हैं अभिप्रेरणा और इसे ही प्रेरणा कहते हैं। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम में है? तो अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में पूछा गया है सही क्रम। तो सबसे पहले होता है आवश्यकता, फिर प्रबल प्रेरणा, फिर उत्तेजना, फिर लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, फिर उपलब्धि, फिर उत्तेजना में कमी। तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंड्यूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? पहला विकल्प है स्वचिंतन, दूसरा है प्रतिधारण, तीसरा है पुनरावृत्ति और चौथा है सार को दोहराना। तो इस प्रश्न में दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, प्रतिधारण। तो ये जो पेपर था ये सितंबर 2014 वाला पेपर था। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद जो पेपर हुआ होगा उसके साथ। तब तक के लिए बाय बाय।